Hello students, welcome to today's newspaper analysis. We shall be covering the Hindu. So on the first page of Hindu there is a news saying age of expansionism is over, says PM in Ladakh. Our Prime Minister Mr. Narendra Modi has recently travelled to Nimu in Leh, and there during his speech he has said that the age of expansionism is over. So the term to understand is that expansionism. Expansionism क्या होता है, इस बात को समझना यहाँ पर ज़रूरी है. अगर हम एक्सपेंशनिज्म की बात करें तो एक्सपेंशनिज्म का मतलब है कि किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट द्वारा अपनी टेरिटरी को बढ़ाना, अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना, वेल्थ को बढ़ाना, इन्फ्लुएंस को बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू, टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन के थ्रू, सॉफ्ट पावर के थ्रू, मिलिट्री एग्रेशन के थ्रू, तो अपना दायरा बढ़ाना, विस्तारवाद जिसको हम कहते हैं. तो दिस इज अ टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, which can be used as a good word in upcoming examinations when you are writing for mains. So expansionism के बारे में. उसके बाद ICMR looks at vaccine launch by August 15, again पेज नंबर 1 के ऊपर कोवैक्सीन के बारे में. कोवैक्सीन के बारे में मैंने आप लोगों को कल के SKI ब्रेन ट्रेन के वीडियो में चैनल के ऊपर मैंने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, वहां से इसको समझ सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है. उसके बाद पंजाब नॉड फॉर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग प्रोजेक्ट, जिस तरह से रैपिड एंटीजन टेस्टिंग दिल्ली के अंदर हो रही है उसको वहां पर अप्रूवल दिया गया था. तो इसी तरह का एक पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक छोटे एरिया के अंदर इस प्रोजेक्ट को अप्लाई किया जाएगा. द पंजाब गवर्नमेंट गेव द गो अहेड फॉर लॉन्चिंग ए पायलट प्रोजेक्ट फॉर COVID-19 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग फ्रॉम द कमिंग वीक as well as e-registration for the persons entering the state through Shambhu border in Patiala. So रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स जो हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट के अंदर जो है वो आपको टेस्ट रिजल्ट्स जो है वो देती हैं. तो इस तरह से हम ज़्यादा बेटर जो है वो टेस्टिंग कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को हम जो है वो स्क्रीन कर पाएंगे. तो इसके लिए ये जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है नेक्स्ट मेजर. देन पेज नंबर 8 के ऊपर तो ट्रिब्यून के पेज हिंदू के पेज नंबर 8 के ऊपर एक टाइटल हेड है, विल एक्सेप्ट मैरीन्स केस रूलिंग सेज सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यहां पर जो चीजें समझने वाली हैं, हालांकि हिंदू एडिटोरियल के ऊपर भी इसको आज डिस्कस किया गया, वहां पर इसकी डिटेल्स के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, द सेंटर इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट दैट इट हैज डिसाइडेड टू एक्सेप्ट एंड अबाइड बाय इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स रूलिंग that the Italian Marines accused of killing 2 fishermen off the coast of Kerala on February 15, 2012 enjoy immunity and are outside the jurisdiction of Indian courts. तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या था. यहाँ पर 2012 में एक शिप थी सेंट एंटनी, उसके ऊपर इंडियन फिशरमैन थे और एक इटालियन ऑयल टैंकर एनरिका लेग्जाई, उसके ऊपर. तो इन इटालियन फिशर जो मैरीन्स थे जो कि इस ऑयल टैंकर एनरिका लेग्जी के ऊपर थे, उनको ये लगा कि ये जो फिशरमैन हैं ये पायरेट्स हैं, समुद्री लुटेरे हैं, और उन्होंने फायर किया और 2 इसमें जो है वो मारे गए थे इंडियन फिशरमैन. तो तब से ये एक दिक्कत चल रही थी कि क्या ये लोग इंडिया की जुरिस्डिक्शन में आते हैं. इंडियन अथॉरिटीज़ ये चाहती थी कि ये जो केस है वो इंडिया में जो है इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की जाए. और जो इटली है वो ये कहता था कि इम्यूनिटी होने के कारण, क्योंकि ये जो ऑयल टैंकर है इट रिप्रेजेंटेड इटालियन स्टेट, तो इनके पास एक इम्यूनिटी है जिसकी वजह से इनको इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तहत ट्राई नहीं किया जा सकता. तो ये जो है प्रॉब्लम जो है ये चल रही थी 2012 से, और अल्टीमेटली ये जो केस है ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द हेग नीदरलैंड्स में पहुंचा और वहां से ये फैसला आया कि ये जो इटालियन मैरिनर्स हैं दे आर आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन स्टेट एंड दे विल बी ट्राइड इन इटली नाउ एंड इंडिया डिजर्व्स ए कंपनसेशन आउट ऑफ दिस इंसिडेंट. तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं. इंडिया इज बाउंड बाय द अवार्ड ऑफ द arbitral tribunal formed under the United Nations Conventions of the Law
ऑफ द सी 1982। ये एक ऐसी कन्वेंशन है जिसमें इंटरनेशनल जो वाटर्स होते हैं उनको रेगुलेट करना, उनके अंदर किस तरह की जुरिस्डिक्शंस होंगी, उसको किस तरह से यूज किया जाएगा, कौन सी कंट्री का कहां तक पानी के ऊपर राइट बनता है, किस तरह से बनता है, ये सब सारी बातें जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं। द अवार्ड इज फाइनल एंड विदाउट अपील एज इंडिया इज ए पार्टी टू द यूएन कन्वेंशन। तो दिस इज व्हाट हैज कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट। और इसी टाइटल हेड के अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं मिस्टर केवी विश्वनाथन। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का इस डिसीजन को एक्सेप्ट करना एक करेक्ट मूव है, कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A आर्टिकल 51 क्लॉज C एंड क्लॉज D फंडामेंटल ड्यूटीज में ये हमारे संविधान के अंदर बोला गया है द स्टेट नीड्स टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, जो कि इस केस के अंदर अनक्लॉज है, एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस एंड एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता। मध्यस्थता का मतलब होता है जब दो पार्टीज के बीच में एक मीडिएटर है, एक बीच में अथॉरिटी है जो कि उनके डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। तो आपको ये जो है मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 51 क्लॉज C एंड क्लॉज D पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज का ये चैप्टर है, तो उसके अंडर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये बात एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद पेज नंबर 9 के ऊपर जापान अगेंस्ट यूनिलेटरल एक्शन दैट चेंजेस स्टेटस क्यू अलोंग LAC, तो इंडिया की सपोर्ट में जापान का आना इज ए ग्रेट मूव। जापानीज एम्बेसडर मिस्टर सातोशी सुजुकी ने ये कहा है कि जो स्टेटस क्यू है चाइना ने उसको चेंज करने की कोशिश की है यूनिलेटरली, एंड इट्स नॉट ए गुड मूव एट ऑल। तो जापान इंडिया के कॉज को सपोर्ट कर रहा है, तो अगेन इट्स ए इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अप्रोच। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की अच्छी एग्जांपल है कि जापान जैसी इकोनॉमिक पावर इज सपोर्टिंग इंडिया इन दिस कॉज। तो उसके बाद नॉट द टाइम फॉर प्रॉफिटियरिंग, NPPA पेज नंबर 10 के ऊपर, मेडिकल डिवाइसेस नोटिफाइड एज ड्रग्स कम अंडर रेगुलेटरी रिजीम फ्रॉम अप्रैल 1, और इसमें यह कहा गया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा टू इंश्योर सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट फॉर क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ COVID-19 इन द कंट्री। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सेड दैट इट हैज आइडेंटिफाइड ए लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट एंड हैज रिक्वेस्टेड द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ऑल द मेडिकल डिवाइसेस हैव बीन नोटिफाइड एज ड्रग्स। तो और इसके लिए दो एक्ट्स बताए गए हैं। पहला है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और ड्रग्स प्राइस एंड कंट्रोल ऑर्डर 2013। ये दोनों जो एक्ट्स हैं ये हमारे देश में जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, ड्रग्स हैं, उनके प्राइस को रेगुलेट करने के लिए ये बनाए गए। और इसमें जो रेफरेंस आया है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का, ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि इंडिया में फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोल करने का काम करती है। 1997 में ये जो है बॉडी बनाई गई और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर जो है वो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के तौर पर काम करती है इनके साथ मिलके। और इस बॉडी का जो मैंने आपको बता दिया मेन काम जो है वो ड्रग प्राइस को कंट्रोल करना, उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना एक ऐसे प्राइस पर कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल रहे। तो देन पैनल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू मीट ऑन पैंडेमिक। द स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारी पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, इनके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि दो तरह की कमेटीज होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज, एड हॉक कमेटीज। स्टैंडिंग कमेटीज जो हैं वो परमानेंट होती हैं, एड हॉक कमेटी जरूरत के अनुसार बनाई जाती हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो कमेटी है विच इज हेडेड बाय द कांग्रेस लीडर मिस्टर जयराम रमेश has scheduled a meeting for July 10 to discuss the preparedness to deal with COVID-19 and other pandemics in future। तो अगेन जब भी आप कभी लिखें पैंडेमिक्स के ऊपर, COVID-19 के ऊपर, तो इस तरह की कमेटी का आप रेफरेंस देंगे तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर प्रोजेक्ट करता है कि आपको हमारे लीगल फ्रेमवर्क का, हमारे पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क के बारे में पता है कि ऐसे डिसीजंस कहाँ से होते हैं। तो आप जब भी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं उसमें से एज ए स्टूडेंट अपनी ज़रूरत की चीज़ें और अपने मतलब की चीज़ों को निकालना सीखिए, क्योंकि यही फ़ायदा है एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ने का। आपके पास ऐसे पैराग्राफ्स, आपके पास ऐसे लॉज की लिस्ट, आपके पास ऐसे बॉडीज़ का रेफरेंस होगा जिसका इस्तेमाल आप अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं।
Mr. Ramesh confirmed that committee will be deliberating on the vaccine for COVID-19, including the one being developed by Bharat Biotech Covaxin. उसको अगेन आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर. तो इट्स ए गुड मूव कि हमारी पार्लियामेंट की जो कमेटी है वो भी इस चीज के ऊपर ध्यान रख रही है, और ये एक अच्छा रिस्पांस मैकेनिज्म हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से चाहिए, और कंसोलिडेटेड रिस्पांस चाहिए ताकि हम कोविड-19 को और बेटर तरीके से टैकल कर पाएं. पेज नंबर 14 के ऊपर एक टाइटल हेड है, हार्डलाइनर टू हेड न्यू हांगकांग बॉडी. आप लोगों को पता है कि चाइना ने एक एंटी सबवर्शन लॉ जो है वो हांगकांग के अंदर लागू किया है, जिसमें चाइना की मनमर्जी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट होते हैं हांगकांग के अंदर, उनमें पार्टिसिपेट करने वालों के ऊपर प्रोसिक्यूशन जो है वो की जा सकती है. उनके ऊपर जो है वो सेडिशन के चार्जेस, देशद्रोह के चार्जेस लगाए जा सकते हैं, और हांगकांग के अंदर जो वेव ऑफ डेमोक्रेसी है उसको दबाने की कोशिश चाइनीज अथॉरिटीज ने इस लॉ के थ्रू जो है वो की है. ग्लोबली इसका जो है वो रिपरकशन नेगेटिव है. इसके लिए जो वॉइसेस ऑफ कंसर्न उठ रही हैं, दे आर क्लियरली सेइंग दैट दिस मूव बाय चाइना इज नॉट गुड एट ऑल. तो चाइना ने यहाँ टाइटल है, इनमें नाम है जेंग जेंगजियांग का. चाइना अपॉइंटेड ए हार्डलाइनर टू हेड ए न्यू नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी. हार्डलाइनर का मतलब होता है कि जो बहुत ही स्ट्रिक्टली इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू करे, और एक तरह की फिलॉसफी जो गवर्नमेंट उस वहां की फॉलो करती है उसको सपोर्ट करे. चाइना अपॉइंटेड ए हार्डलाइनर टू हेड ए न्यू नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जो कि हांगकांग में एस्टेब्लिश की जा रही है, अगेंस्ट द विल एंड विश ऑफ द नेटिव्स ऑफ द हांगकांग. On Friday, as police brought the first charges under a sweeping new anti-subversion law that has shaken the semi-autonomous finance hub. हांगकांग दुनिया का एक बड़ा फाइनेंस हब है. 1997 में ब्रिटेन से हांगकांग जो है वो चाइना ने लिया था, और तब से यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ था वो ये था कि जो चाइना की कम्युनिस्ट पॉलिसीज हैं वो ब्रिटेन हांगकांग के अंदर लागू नहीं होंगी, और यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक मेथड्स हैं वही चलते रहेंगे. लेकिन चाइना ने अपने इस प्रॉमिस को, जो कि उस डील के दौरान किया गया था, उसको ब्रेक किया, और ये नया एंटी सबवर्शन लॉ जो है वो लेकर आए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हांगकांग के अंदर होने वाले जितने भी प्रदर्शन होते हैं, जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, उनको ये लोग चाइना के विरुद्ध बोलकर, और जो हांगकांग के नेटिव्स हैं उनको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं. तो इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, कीप फॉलोइंग इट. देन ऑन पेज नंबर 14 there is another title head with economic measures India seeks to turn tables on China. इसके ओपनिंग पैराग्राफ्स के अंदर 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें हम चाइना को इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे रिसेंटली हमने 59 ऐप्स को बैन किया. बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ऐप्स को बैन करने से क्या होगा, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन चाइना की गवर्नमेंट और स्टेट मीडिया में से आया, वहां से पता चलता है कि इस मूव से चाइना का इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैम्पर होता है, क्योंकि जो ऐप्स हैं वो एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं चाइना के ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए. जो ऐप्स हैं वो रेवेन्यू का साधन है, वो एडवर्टाइजमेंट का साधन है. तो चाइना के ऐप्स को बैन कर देना, हम चाइना की मार्केट प्रेजेंस को डाइल्यूट कर रहे हैं इन ऐप्स को बैन करके. तो हमने एक तो ये किया. उसके बाद इंडिया इज कंसिडरिंग ए रेंज ऑफ इकोनॉमिक मेजर्स एम्ड एट चाइनीज फर्म्स एमिड द बॉर्डर टेंशन, जिसमें 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करना. और इसी तरह पावर मिनिस्टर मिस्टर आर.के. सिंह ने कहा, इंडिया वुड नॉट इंपोर्ट पावर इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना वर्थ $2 to $3 billion एनुअली. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट मिस्टर नितिन गडकरी जिसको हेड करते हैं, उन्होंने कहा कि चाइनीज कंपनीज वुड नॉट बी अलाउड टू टेक पार्ट इन रोड प्रोजेक्ट्स. महाराष्ट्र के अंदर एक रोड प्रोजेक्ट की डील हुई थी, उसको भी स्टॉल कर दिया गया.
Reporters have said that the government is considering trade and procurement curb targeting China. The government is also increasing scrutiny of Chinese investment in many sectors and weighing a decision to keep out Chinese companies from 5G trials. तो 5G trials से अगर हम Chinese companies को बाहर रखते हैं, it is going to be a big blow to the Chinese companies. The moves could potentially cost Chinese companies billions of dollars. The message from Delhi is it will not continue trade and investment relations as normal if China does not agree to return to status quo of April before its incursions along the LAC began. तो हम ये कह सकते हैं कि ये वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, वेपनाइजेशन ऑफ डिजिटल स्पेस का दौर है. ये एक नई तरह का हमको वॉर लड़ने का तरीका सामने आ रहा है, जिसमें दो टर्म्स हैं, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड और वेपनाइजेशन ऑफ डिजिटल स्पेस. तो इस तरह की टर्म्स को आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं. उसके बाद इटली में से जो है वो फ्रांस में से एक न्यूज आ रही है, अगेन पेज नंबर 14 के ऊपर. प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन नेम्ड जॉन कैस्टेक्स एज ए टॉप सिविल सर्वेंट एंड लोकल मेयर who orchestrated France's COVID-19 lockdown exit strategy as his new prime minister, as he acted to reinvent his administration and win back voters. तो ये नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस के अंदर अपॉइंट किए गए, ये एक चीज़ है. उसके बाद अगेन पेज नंबर 15 के ऊपर एक टाइटल हेड है जिसमें सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 4 months इन जून. तो अगेन यहां से ये पता चल रहा है कि कोविड-19 का इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है और इंडिया सर्विस सेक्टर एक्टिविटी रिमेन्ड इन डीप डाउन टर्न इन जून. तो अगेन यू कैन नोट इट डाउन कि किस तरह से हमारे सर्विस सेक्टर के ऊपर भी कोविड-19 का प्रभाव जो है वो आ रहा है. तो ये जो है ये IHS मार्केट इंडिया सर्विस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है. तो इसमें ये बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्शन हुई है हमारी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर और इसका जो इंडिया सर्विस सेक्टर्स कंटिन्यू टू स्ट्रगल और इसकी वजह जो है वो मेनली कोविड-19 पैंडेमिक बताया गया है. तो नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल पेजेस ऑफ द हिंदू. तो देयर आर 3 आर्टिकल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट आर्टिकल अगेन बिलोंग्स टू द इटालियन मैरीन्स केस. तो इसको आप किस रिगार्ड में पढ़ सकते हैं? आप इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, एजेंसीज वाला जो सेक्शन है जनरल स्टडीज का, उसके साथ जोड़ के पढ़ सकते हैं. तो इसमें जो फैसला आया है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से आया है. जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इस आर्टिकल के अंदर से क्या क्या पता चलता है मैं आपको मेन चीज़ें जो है उसके अंदर से बता देता हूँ. परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि द हेग नीदरलैंड के अंदर लोकेटेड है. 1899 में ये संस्था बनाई गई थी. आर्बिट्रेशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, मध्यस्थता. मध्यस्थता का मतलब होता है कि जब एक कोई अथॉरिटी, कोई इंसान एक डिस्प्यूट को जो है वो मीडिएट करके सेटल करता है. इस बॉडी को हम ट्रेडिशनल सेंस में कोर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड कॉज के लिए ये बॉडी जो है वो बनाई गई. और इस केस के अंदर जो मुद्दे इन्वॉल्व थे वो आपको पता होने चाहिए. मैरीटाइम बाउंड्रीज का इशू था, सोवरेनिटी का इशू था, ह्यूमन राइट्स का इशू था और इंटरनेशनल रीजनल ट्रेड का इशू था. तो इश्यूज ये कवर होते हैं. और उसके बाद परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की मेंबरशिप के बारे में बताया गया है. 122 स्टेट्स इसके मेंबर्स हैं. यूनाइटेड नेशन एजेंसी ये नहीं है, ये एक यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर के तौर पर यूनाइटेड नेशन के साथ जरूर जुड़ी हुई है. और जहां तक इस केस की हिस्ट्री है ये मैंने आपको बता दिया कि फरवरी 2012 में जो है वो एक फिशरमैन की शिप थी जिसके ऊपर जो इटालियन मैरीन्स थे उनको ये लगा कि ये पायरेट्स हैं, दिस इज व्हाट दे से, और उनको शूट डाउन कर दिया गया और नियरली 20.5 नॉटिकल माइल ऑफ द इंडियाज कोस्ट. तो रूलिंग बाय द ट्रिब्यूनल. तो इस ट्रिब्यूनल ने अपनी रूलिंग के अंदर उसके मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ. इंडिया डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द मैरीन्स, ये एक मेन पॉइंट निकल कर आ रहा है. और इस ट्रिब्यूनल का कहना है
that the Marines entitled to immunity as they were acting on behalf of a state is Italy, Italian ship थी। दूसरे उसके बाद जो दूसरा पॉइंट निकल कर आ रहा है, इंडिया एंड इटली हैड कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। इंडिया भी ट्राई कर सकता है और इटली भी, उनके पास भी जुरिस्डिक्शन है, लेकिन कुछ इंटरनेशनल लॉज का ध्यान रखते हुए। लेकिन साथ में ये भी कहा, बट कंक्लूडेड दैट मरीन्स इम्यूनिटी प्रिवेंटेड इंडियाज जुरिस्डिक्शन, कि अनक्लॉज के तहत इन मरीन्स को इम्यूनिटी है। उसके बाद इसी में कहा गया इंडिया के फेवर में कि इटालियन वेसल हैड वायलेटेड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ द इंडियन फिशिंग वेसल अंडर अनक्लॉज। उनका कोई राइट नहीं बनता था उस इंडियन फिशरमैन बोट के ऊपर जो है वो गोलियां चलाने का, शूटिंग करने का। उसके बाद इसी में इंडिया के फेवर में बात बताई गई है कि इट ऑल्सो रूल्ड दैट द एक्शन विच कॉज लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड हार्म मेरिटेड कंपनसेशन मिलनी चाहिए। इट आस्क्ड द पार्टीज टू कंसल्ट ईच अदर ऑन द कंपनसेशन ड्यू टू इंडिया एज ए रिजल्ट। तो ये जो है इनका जो ट्रिब्यूनल की रूलिंग है उसमें से जो मेन पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं। इटली का वर्जन क्या था? इटली accused India led the Italian vessel into its territory and arrested the Marines, thus violated its obligation to cooperate with measures to suppress piracy under Article 100 of UNCLOS। जो अनक्लॉस है ये मैंने आपको बता दिया कि इट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी। ये बेसिकली जो है एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि 1982 से काम कर रही है और इसमें इंटरनेशनल वाटर्स को डिफाइन किया गया है, उनकी टेरिटरी के बारे में बताया गया है। तो उसके बाद लेकिन पीसीए ने इटली के इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया और कहा कि इंडिया का राइट वहां पर जो है वो एक्शन लेने का था। उसके बाद आर्बिट्रेशन कोर्ट डिड नॉट व्यू द इंसिडेंट एज वन रिलेटेड टू पायरेसी एट ऑल। तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गए कि ये पायरेसी नहीं थी। उसके बाद नो अटेम्प्ट बाय फिशिंग वेसल एट पायरेसी, ये क्लियरली सर्कमस्टेंशियली वहां पर जो है वो क्लियर हुआ। ये भी जो है वो इस जो ट्रिब्यूनल का फैसला है उसमें से पता चलता है। और द फिशिंग वेसल वॉज विद इन कंट्रीज कॉन्टिगुअस जोन and it was quite clear that the offense warranted arrest and prosecution under the domestic law। तो यहां पर कॉन्टिगुअस जोन के बारे में जो है वो रेफरेंस आता है। तो व्हाट इज दिस कॉन्टिगुअस जोन? अगर हम टेरिटोरियल वाटर्स का अरेंजमेंट पढ़ें अनक्लॉज द्वारा दिया गया, तो बेस लाइन का मतलब आप मान लीजिए किनारा, लैंड, जहां पर लैंड फिनिश हुआ इन सिंपल टर्म्स। तो बेस लाइन से जो फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं ये टेरिटोरियल वाटर्स और नेक्स्ट 12 जो है वो कॉन्टिगुअस जोन जो है वो होता है बेस लाइन से। तो विद इन विच ए स्टेट कैन एक्सर्ट लिमिटेड कंट्रोल for the purpose of preventing or punishing infringement of its customs, fiscal, immigration, sanitary laws and regulation within its territory or territorial sea। तो इसके अंदर हमारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं कॉन्टिगुअस जोन के अंदर। तो ओवरऑल इस एडिटोरियल आर्टिकल का कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि ओवरऑल इट इज ए ह्यूज सेटबैक फॉर द इंडिया कि हम क्रिमिनल ट्रायल में उन मैरीन्स को प्रोसिक्यूट नहीं कर पाएंगे। इटली की एक तरह की ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि ये मैटर जो है वो इंडिया के हाथों से निकल गया और वो अपने डोमेस्टिक लॉज के अंडर जो है वो इन मैरीन्स को प्रोसिक्यूट करेंगे, ट्राई करेंगे। और उसके बाद यहाँ से एक लेसन लर्न क्या होना चाहिए कि हमें अपने लीगल और डिप्लोमेटिक डोमेन्स को और बेटर तरीके से रीड्रॉ करना होगा और बेटर तरीके से उनके ऊपर काम करना होगा। दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज बैंडिट लाइक इटली ऑन फ्लैटनिंग द कोविड-19 कर्व। तो अगेन आप इसको हम कह सकते हैं सोशल सेक्टर, सर्विसेज, हेल्थ, जनरल स्टडीज 2 का जो सेक्शन है उसके साथ जोड़ के हम इसको पढ़ सकते हैं। इसमें एक टर्म आती है टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, द परसेंटेज ऑफ टेस्ट दैट आर टर्निंग आउट टू बी पॉजिटिव फॉर SARS-CoV-2।
अब इस टर्म को समझने की जरूरत है। अगर हम एक लिमिटेड सैंपल जो कि सिक है उसको टेस्ट कर रहे हैं तो वहां से डेफिनेटली टेस्ट पॉजिटिविटी रेट्स जो हैं वो हायर होते हैं। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट्स हायर होने का मीनिंग ही ये होता है कि हम अभी छोटे सैंपल्स को टेस्ट कर पा रहे हैं जिसमें सिक लोग ज्यादा हैं। लेकिन अगर हम एक बड़े सैंपल साइज को टेस्ट करेंगे तो ये टेस्ट पॉजिटिविटी रेट्स जो हैं ये डेफिनेटली घटते हैं और वहां से हमें पता चलता है कि हमारा जो दायरा है टेस्टिंग का वो भी बढ़ रहा है। A low rate of positivity in testing data can be seen as a sign that a state has sufficient testing capacity for the size of their outbreak and is testing enough of its population to make informed decisions about reopening. तो यहां से हमें पता चलता है कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट्स अभी भी इंडिया के अंदर हाई हैं, हम अभी भी बहुत बड़े लेवल पर टेस्ट कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इस आर्टिकल के अंदर से जो कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं, स्प्रेड डज नॉट सीम टू बी स्लोइंग डाउन ग्लोबली, ये इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। राइजिंग अलार्मिंगली, अभी भी ये बढ़ता जा रहा है। पेंडेमिक इज एक्चुअली एक्सेलरेटिंग, ये आर्टिकल क्लियरली बता रहा है। और इसके अंदर ग्लोबल केसेस का डेटा दिया गया है कि किस तरह से 60% केसेस जो है वो जून के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। और इसमें जो है वो चाइना, ब्राजील, इंडिया के बढ़ते हुए केसेस के बारे में बताया गया है। यूएसए के सिंगल लार्जेस्ट स्पाइक के बारे में बताया गया है और इंडिया स्पेसिफिक केसेस के बारे में बताया गया है कि किस तरह से दिल्ली, मुंबई के अंदर केसेस बढ़े। पैन इंडिया लेवल पर केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इंक्रीज्ड कम्युनिटी टेस्टिंग के बारे में यहां से पता चल रहा है क्योंकि जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट्स हैं वो चेन्नई के अंदर 35% से 20%, मतलब एक बड़ा पॉपुलेशन सैंपल अब टेस्ट किया जा रहा है। और उसके बाद टेस्टिंग एंड आइसोलेशन, ट्रेसिंग और आइसोलेशन कॉन्टैक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। और अनकंट्रोल्ड स्प्रेड और इंक्रीजिंग डेथ्स को अगर हमने रोकना है तो हमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन, ट्रीटिंग की स्ट्रैटेजीज को जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से जो है वो काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बेस्ड ऑन वाइडर टेस्टिंग, दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज सजेस्टिंग। देन रूरल जॉब पॉलिसीज रिकॉग्नाइज वुमेन्स वर्क, तो कोविड-19 का प्रभाव विमेन के वर्क के ऊपर बहुत ज्यादा आया। जनरल स्टडीज 1 रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज, तो इसके अंदर ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है यहाँ पर। तो विमेन वर्क के ऊपर क्या प्रभाव आया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने, जिन्होंने 5000 वर्कर्स 12 स्टेट्स के अंदर एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें पता चला कि विमेन वर्कर्स वर वर्स ऑफ देन द men ड्यूरिंग द लॉकडाउन। 71% ऑफ विमेन लॉस्ट देयर जॉब्स अगेंस्ट 59% फॉर मेन। और then data from the Center of Monitoring Indian Economy also suggested job loss in April 2020 as compared to April 2019 were larger for rural women than men। तो ये जो है एक चीज निकल कर आ रही है। और इसमें जो चीजें बताई गई हैं क्यों ये ऐसा हो रहा है, एक तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है जो कि इंटेंसिफाई हुआ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन। उसके बाद women were participating in paid work outside the home, जिसमें जो पोटेंशियल वर्क फोर्स है इंक्लूडिंग women from all sections of rural household, और younger and more educated women are often not seeking work because they aspire to skilled non-agricultural work। ये भी एक चीज निकल कर आई है इस पैंडेमिक, इस लॉकडाउन के दौरान कि जो है जो यंगर और मोर एजुकेटेड विमेन हैं वो वर्क सीक नहीं कर रहे हैं, वो एस्पायर कर रहे हैं कि हमको स्किल्ड नॉन एग्रीकल्चरल वर्क मिले। और उसके बाद विमेन्स वेजेस आर रेयरली इक्वल टू मेन, ये भी इस आर्टिकल की फाइंडिंग है। देन उसके बाद द गैप बिटवीन फीमेल एंड मेल वेजेस इज हाईएस्ट फॉर नॉन एग्रीकल्चरल टास्क, ये भी एक चीज नजर आ रही है इस आर्टिकल के अनुसार।
फिर उसके बाद विमेन्स वर्क डे के बारे में बताया गया है कि इट इज एक्सीडिंगली लॉन्ग एंड फुल ऑफ एग्जॉशन, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर ये भी इन्वॉल्व होता है। और साथ में ही इस आर्टिकल के अंदर लॉकडाउन और जॉब्स के ट्रेंड के बारे में बताया गया कि रेन फेड एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट, और इस लॉकडाउन के दौरान एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुई है। हार्वेस्ट ऑपरेशंस जो है वो लार्जली मैकेनाइज होते जा रहे हैं। ज्यादा फैमिली लेबर जो है वो इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान हायर हुई, जिसके कारण विमेन के जॉब का जो है वो लॉसेस हुआ। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर सच एज एनिमल रीडिंग, फिशरीज, फ्लोरिकल्चर वर आल्सो एडवर्सली अफेक्टेड ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो यहां से भी लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। और ये आर्टिकल कह रहा है कि विमेन आर इनएविटेबली पार्ट ऑफ द लेबर प्रोसेस, और विमेन जो है वो जो जिसमें ये नॉर्मली काम करती थी, जैसे कि मिल्क के साथ जुड़ा हुआ सेक्टर है, फिशिंग के साथ जुड़ा हुआ सेक्टर है, उसमें भी इस लॉकडाउन के दौरान काम नहीं कर पाई हैं। नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स का कोलैप्स हुआ। Women have accounted for more than 1/2 of work in public works, NG नरेगा उसका लॉस हो रहा है। और देयर इज टोटल कोलैप्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट फॉर विमेन, इसका भी कोलैप्स हुआ है। और इसी आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि रिड्यूस्ड इनकम और टाइटनिंग ऑफ द बजट्स के कारण मैल न्यूट्रिशन की जो है वो दिक्कत रूरल वुमेन के अंदर खास तौर पर नजर आ रही है। तो यहां रोड मैप भी सजेस्ट किया गया है कि वी नीड टू रीड्रॉ अवर पिक्चर ऑफ द रूरल लेबर मार्केट। इमेजिनेटिव एक्सपेंशन ऑफ एमजी नरेगा के बारे में बताया गया है। जनरेट विमेन स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में सजेशन है इस आर्टिकल के अंदर। एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात की गई है। स्पेसिफिक अटेंशन मस्ट बी पेड टू सेफ एंड इजी ट्रांसपोर्ट फॉर विमेन, इसके बारे में बताया गया है। और ओवरऑल जो इस आर्टिकल की कंक्लूजन ये निकल कर आ रही है कि बर्डन ऑन विमेन एज अर्नर्स एंड केयरर्स इज लाइकली टू राइज, क्योंकि मेन के इन्फेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं कोविड-19 का स्प्रेड जैसे जैसे होता जाएगा। तो हमें बेटर विमेन स्पेसिफिक स्ट्रेटजी की जरूरत है, जिसमें अगर हम हेल्दी मील्स फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज एल्डरली और सिक लोगों के लिए, तो इसके लिए होम कुकिंग का जो बर्डन है वो विमेन के ऊपर से रिड्यूस हो सकता है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कमिंग टाइम्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और विमेन मस्ट बी सीन एज इक्वल पार्टनर्स इन द टास्क ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द रूरल इकोनॉमी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस आर्टिकल एंड फ्रॉम today's Hindu News editorial. So this was from today's newspaper. If you have got any doubts, do drop them in the comment box below. Thanks a lot. Keep visiting our channel. Keep spreading it. Stay safe. Stay inside. Have a good day.